में पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बता रहा हूं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। जैसे पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, किसी घड़ी को 340 रुपए के बजाय 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% अतिरिक्त लाभ होता है यदि, देखिए सॉरी यहां बोल रहे हैं घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? घड़ी का क्रय मूल्य। यहां पे क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, कह रहा है 340 रुपए के बजाय 350 रुपए में बेचे तो 5% अधिक लाभ होता है, यानी अतिरिक्त लाभ होता है। पूछ कह रहा है घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, 340 रुपए है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल भाषा में समझाते समझिएगा। 340 रुपए के बजाय ये बोल रहा है 350 रुपए में बेचा जाए तो क्या होता है दोस्तों? 5% अतिरिक्त लाभ होता है, मतलब ज्यादा लाभ होता है। 340 से देखिए 350 कितने रुपए दोस्तों इधर ज्यादा हुआ बताइएगा? 10 रुपए ज्यादा हुआ। और परसेंटेज में कितने रुपए का लाभ होता है दोस्तों? 5%। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 5% बराबर 10 रुपए, समझिएगा 5% बराबर 10 रुपए। तो 1% बराबर बताइए दोस्तों क्या होगा? 1% बराबर क्या होगा? 10/5। क्या होगा दोस्तों? 10/5 का मतलब 1% बराबर 2 रुपए। क्या होगा दोस्तों? 1% बराबर होगा 2 रुपए। पूछ क्या रहा है दोस्तों? घड़ी का क्रय मूल्य, यानी कि 100% का ये मान पूछ रहा है। तो 100% बराबर क्या होगा दोस्तों? 2 गुने 100, यही होगा ना। तो 2 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 200 रुपए। क्या होगा दोस्तों? 200 रुपए, यही हो जाएगा घड़ी का क्रय मूल्य। देखिए 200 रुपए किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, 340 रुपए के बजाय 350 में बेच रहा है, यानी 10 रुपए में ज्यादा में बेच रहा है तो 5% का लाभ हो रहा है। 5% बराबर 10 रुपए, तो 1% बराबर क्या होगा? 5 दूना के 10, 2 रुपए। तो 100% बराबर 200 रुपए। आप चाहे तो ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 और लड़कियों का 73 है। परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात बताएं। क्या किस रेशियो में लड़के और लड़कियां है ये पूछ रहा है। यहां पे क्या दिया है? उनका अंक दिया है। देखिए कैसे उनका रेशियो निकालेंगे हम आपको बता रहे तरीका। यहां पे समझिए, एक विद्यालय में देखिए लड़कों का औसत अंक क्या है दोस्तों? 71 है और लड़कियों का क्या है दोस्तों? 73 है। देखिए बॉयज और गर्ल का रेशियो हमें बताना है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं बॉयज और यहां पे हम कर लेते हैं गर्ल। समझिएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां पे लड़कों का औसत अंक क्या है दोस्तों? 71 है, 71 है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम कर देते हैं 71 और लड़कियों का क्या दिया है दोस्तों? 73। तो यहां पे हम लिख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे लिखिएगा इसको 73, ठीक है, 73। और कह रहा है दोस्तों परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक 71.8 है। सारे विद्यार्थियों कहने का मतलब लड़का और लड़कियों को सबको मिला के उन लोगों का औसत अंक क्या है? 71.8 है। तो इसको हम बीच में रखेंगे, क्या है दोस्तों? 71.8 है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बीच में लिखेंगे। यहां पे हम साफ से लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, 71.8 है। क्या है दोस्तों? 71.8। अब यहां पे देखिए अच्छे समझिए, देखिए यहाँ पे 71.8, ठीक है। अब देखिए एलिगेशन रूल से सॉल्व करेंगे इसको ऐसे, ठीक है, आप ऐसे कर लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा एलिगेशन रूल से। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 73। 73 में से क्या करेंगे? 71.8 घटाएंगे। 73 में से जब 71.8 घटाएंगे तो 71.8 में आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा, 73 यानी कि 1.2 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 1.2। यहाँ पे क्या है? 1.2, ठीक है। अब देखिए 1.2 हो गया। आप क्या करेंगे दोस्तों? अब कौन बड़ा है बीच में? 71.8। इस प्रकार से घटाते हैं, समझिएगा कैसे यहाँ पे घटाते हैं। 71 में से हम घटाए सबसे बड़ा में से ये वाला, अब बीच वाले में से क्या करेंगे? 71 घटा के यहां पे सामने लिखेंगे। तो 71.8 में से 71 घटाएंगे तो क्या होगा? 0.8 होगा, यानी 0.8 होगा। यहां पे साफ से लिख रहे हैं बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है दोस्तों, जो बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है वो क्या है दोस्तों? 1.2:0.8, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसको दशमलव आप हटा लीजिए, 10 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12 और ये अनुपात क्या हो जाएगा? 8। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको छोटा कर सकते हैं, 4 × 12 और 4 दूना के 8, 3:2, यानी जो बॉयज और गर्ल का अनुपात है, परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है, यानी 3:2 है। देखिए 3:2 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और इस
प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे बस आप समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे लड़कों का औसत दिया है दोस्तों क्या है 71, और लड़कियों का क्या दिया है दोस्तों 71 दिया है। और टोटल स्कूल जो मतलब टोटल स्कूल का बोलने का मतलब है टोटल विद्यार्थी यानी लड़के और लड़कियों को मिला के इनका औसत अंक क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका 73 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आपका 73 है। और टोटल क्या दिया है दोस्तों 71.8 दिया है। ठीक है, ये तो आप इसको ऐसे करके घटा के आमने सामने लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको पहले भी बताए हैं, नहीं पढ़े हैं तो एलिगेशन वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और हम उम्मीद करते हैं आप प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं। प्रश्न को एक बार पढ़ के समझने का दोस्तों प्रयास आप जरूर करिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए तीसरा, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आयत कैसे होता है, यहाँ पे हम फिगर बना के आपको दिखा देते हैं। आयत इस टाइप से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, इसी तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए विकर्ण बोल रहा है क्या दोस्तों, क्या है विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, यहां से यहां जो मिलाती रेखा ना इसको विकर्ण बोलते हैं। ये कितना है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं। और कह रहा है इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। मान लेंगे दोस्तों ये वाली जो भुजा है वो क्या है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ये क्या है दोस्तों 90 डिग्री होगा, समझिएगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल सकते हैं। लंब बराबर होता क्या है दोस्तों अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों बताइएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 576 होता है, यही होता है ना, ध्यान दीजिएगा। अब 625 में से आप क्या करिए दोस्तों 576 घटाइए। 625 में से दोस्तों क्या करेंगे 576 घटाएंगे तो 76 24 625 यानी 49 हो जाएगा। घट के क्या होगा दोस्तों 49 का मतलब क्या होता है दोस्तों 7, यानी जो इसका लंब होगा वो क्या होगा दोस्तों 7 होगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्या होगा दोस्तों आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कहने का मतलब है 24 गुणे 7। क्या करेंगे दोस्तों 24 गुणे 7, तो 24 गुणे 7 करेंगे तो 7 चौक 28 का 8 हासिल दोस्तों 2 7 दूना के 14 2 16। जो आयत का दोस्तों जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा दोस्तों 168 क्या होगा दोस्तों बताइएगा 168 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो देखिए 168 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसे भी दोस्तों आप नोट जरूर कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। और जो नए स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 100 मानने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों चौथा पढ़िएगा और अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन ये है, एक आदमी कुछ दूरी चलता है और सवारी लेकर वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। दोनों ये देखिए बोल रहा है वह दोनों ओर 55 मिनट में चल सकता है, दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, ये बोल रहा है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल भाषा में समझिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कह रहे हैं एक आदमी कुछ दूरी चलता है यानी पैदल चलता है और उधर से सवारी लेके वापस आता है, तो टोटल टाइम कितना लगता है दोस्तों 37 मिनट लगता है। फिर कह रहा है दोनों ओर 55 मिनट में चल सकता है, यानी एक तरफ से पैदल गया फिर उधर से भी पैदल आएगा तो कितना मिनट लगेगा 55 मिनट। बोल रहा है दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, ये बोल रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है दोनों ओर 55 मिनट में चल सकता है, तो एक और चलने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा बताइए। 55 मिनट में दोनों तरफ चल सकता है तो इसका आधा टाइम लेगा। 55 का आधा कितना होता है दोस्तों बताइएगा, ध्यान दीजिएगा 27 दूना के 54 एक 55 होता है, यानी कि 27 मिनट 30 सेकंड यही लगेगा ना, 27.5 कह सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 27 मिनट और 30 सेकंड लगेगा एक तरफ क्या होने में दोस्तों पैदल चलने में। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा। यहां पे कह रहे एक आदमी कुछ दूरी चलता है और सवारी लेकर वापस आने में, यानी एक तरफ से गया और सवारी लेके आया तो कितना मिनट लगा 37 मिनट लगा। इसमें से आप पैदल घटा देंगे दोस्तों तो बचेगा क्या, एक तरफ से जो आया है दोस्तों सवारी लेके उसका टाइम आएगा। ठीक है, तो 37 में से क्या करेंगे 27.30 घटा देंगे तो 30 सेकंड और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 28 और उधर दोस्तों क्या है आपका 37 है, यानी कि 9 मिनट 30 सेकंड। यहां पे हम लिख देते हैं दोस्तों 9 मिनट 30 सेकंड में क्या होगा, ये सवारी लेके एक तरफ से आ रहा है। ठीक है, एक तरफ से आने में सवारी लेके कितना टाइम लग रहा है
9 मिनट 30 सेकंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं दोनों ओर, यहाँ पे कह रहे हैं दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, तो इसका 2 गुना कर दीजिए। 9 गुना का 18 और 30 जोड़ देंगे दोस्तों तो 60 यानी 1 मिनट हो जाएगा, 19 मिनट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 19 मिनट। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 19 मिनट किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर करिए और अच्छे से प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उस ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, पी, क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला 40 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। क्यू अकेला, यहां पे कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, क्यू अकेला 60 दिनों में, तो आर अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, यहां पे समझिएगा। यहां पे कह रहा है पी प्लस, देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि तीनों मिलके, यहां पे हम लिख देते हैं, देखिए ये हो गया P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों मिलके काम को दोस्तों कितने दिन में, 20 दिनों में। यहां पे देखिए लिखा है तो 20 दिन हम लिख देते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। फिर कह रहा है P अकेला 40 दिनों में। P कितने दिनों में दोस्तों, P कितने दिनों में, ध्यान दीजिएगा, P अकेला 40 दिनों में। और यहां पे कह रहा है Q अकेला 60 दिनों में। Q कितने दिनों में दोस्तों, 60 दिनों में। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। पूछ कह रहा है दोस्तों यहां R, तो P प्लस क्यू प्लस आर में से हम क्या करेंगे, PQ को घटा देंगे तो R बचेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट घटाना है, समझने का प्रयास करिएगा। आप देखिए क्या करेंगे, 20, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। 20, 40, 60 का एलसीएम होगा 120। ध्यान दीजिएगा तीनों मिलके, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब आपको समझना है टोटल कार्य कितना है, 120 यूनिट है। P प्लस क्यू प्लस आर एक समझिएगा 20 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 120 को 20 से भाग करिए, 20 छक्के 120, एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, तभी 20 दिन में पूरा काम करेंगे। ठीक है, P अकेले 40 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 40 से भाग करिए 120 को, तो 4 3 12, एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा। और ये क्यू 60 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 60 दूना के 120, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब समझिएगा यहां पे क्या है, तीनों जो दोस्तों जो है एक दिन में क्या कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं और P अकेले 3 यूनिट कर रहा है। अब इसमें से आप क्या करिए दोस्तों, इन दोनों को घटा दीजिए, 3 + 2, समझ रहे हैं ना, एक दिन का, यानी कहने का मतलब है आप ऐसे समझिएगा, P और Q का हम घटा रहे हैं, 3 2 5, यानी कि आप 6 में से क्या करेंगे, 6 यूनिट में से 5 यूनिट घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं दोस्तों, बताइएगा, दोनों मिलके, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 5 यूनिट, तो 6 में से 5 यूनिट घटा देंगे तो बचेगा किसका दोस्तों, R का ही बचेगा। तो R का हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना है, तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं और P और Q दोस्तों 3 2 5 यूनिट कर रहे हैं। तो R दोस्तों, R का क्या होगा दोस्तों, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, R एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो 120 यूनिट कार्य करने में कितना समय लेगा दोस्तों, बताइएगा, 120 दिन लगेगा। आपका यही आंसर हो जाएगा, 120 दिन। देखिए 120 दिन किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है, ध्यान दीजिएगा। R अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, 120 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का दोस्तों ये भी क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर करिए और कमेंट